लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था विंडो के बारे में और बेसिक चीजें बताई थी कि क्या क्या चीजें, गुड मॉर्निंग अतुल, कि क्या क्या चीजें क्या होती हैं और कौन कौन से पार्ट से मिलकर के हमारी ये स्क्रीन बनी होती है। तो इसमें हम आपको ये बता रहे थे कि जो हमारी पूरी शीट होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैसे हम देख सकते हैं, मतलब कितने होते हैं, ये हमने आपको बताया था। और साथ साथ हम कंपैरिजन भी आपको कराते चले जा रहे हैं कि जैसे हमने बताया था कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 16,384, लेकिन आपके जो कैल्सी पैकेज है उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो 1,024 ही होते हैं। हाँ, रो का काउंट दोनों में सेम है, दोनों में 10,48,576 रोज ही होती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको बताया था कि नेम बॉक्स का क्या काम होता है। तो नेम बॉक्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि जो नेम बॉक्स होता है हमारा, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको यहाँ चीजें दिखाई थी हमने, कुछ आपको नेम बॉक्स के बारे में बताया था कि नेम बॉक्स क्या करता है क्या नहीं करता है, ये बताया था ना ये चीजें। तो इसमें इसमें आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये एक्टिव सेल में का एड्रेस डिस्प्ले करता है। तो एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करने से ये एडवांटेज मिलता है आपको कि आपको देखना नहीं पड़ता, या रेफरेंस को बनाने के लिए आपको खुद एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जिस सेल में भी आप हैं उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रेफरेंस आपको दिखने लगता है। और ये रेफरेंस आगे हर जगह काम आएगा, कैलकुलेशन में तो माने बिना रेफरेंस के आप काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, बट यू डोंट वांट टू बॉदर इन दैट थिंग, उस स्टफ में आपको चाहिए नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें। तो रेफरेंस को इजीली आप कहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नेम बॉक्स से, इसीलिए इसे नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स कहते ही हैं। दूसरी चीज हमने ये बताई थी कि किसी भी सेल पर, माने अगर आपको किसी सेल एड्रेस का मालूम है कि इस सेल एड्रेस पे जाना है, तो उस पे जाने के लिए स्क्रॉलिंग या कोई और तरीका आपको नहीं यूज करना है कि आप स्क्रॉल बार से जा रहे हैं या आप माउस से स्क्रॉल कर रहे हैं। इमिडिएटली उस सेल पे पहुंचने के लिए आपको नेम बॉक्स पे क्लिक करना है, गिवन सेल एड्रेस का एड्रेस टाइप करना है, सेल रेफरेंस, और उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये आपको एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है और किसी भी सेल में पहुंचने में भी आपकी हेल्प करता है। और आपका क्या करता है, तीसरी चीज हमने ये बताई थी आपको कि डिस्प्लेज नेम ऑफ एक्टिव सेल इन अ गिवन रेंज। जैसे अगर आपको जो है कोई रेंज भी आपने ले रखी है तो उसका नाम यहाँ पर दिखाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक रेंज को आप नाम देते हैं, तो जैसे ही आप उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। फिर हमने ये बताया था, ये 2 बार रिपीट हो गया, पॉइंट 2 ही रिपीट हुआ है, हेल्प्स टू अप्रोच एट गिवन सेल एड्रेस, हेल्प्स टू नेम रेंजेस एंड रीच दोज रेंजेस इमीडिएटली। रेंजेस को नाम देने में भी हेल्प करता है और नेम्ड रेंजेस पे पहुंचने में भी हेल्प करता है। ये सारी चीजें तो आपने देखी नेम बॉक्स के बारे में। अब इसी के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बार के बारे में कि फॉर्मूला बार के क्या काम है। तो फॉर्मूला बार जो होता है इसके भी कई काम है। जैसे सबसे पहला काम क्या है कि ये डिस्प्ले करता है कंटेंट्स को, कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल। कौन सी सेल के कंटेंट्स को, जो सेल अभी एक्टिव है, जिस सेल में अभी अभी काम किया जा रहा है। पहला तो काम इसका यही होता है कि एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। और दूसरी चीज ये है एडिट्स डायरेक्टली, बल्कि दूसरी चीज क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है फॉर्मूला या फिर फंक्शन किस सेल का, उसी सेल का जिस सेल को सिलेक्ट किया गया है। अगर कोई सेल आपने सिलेक्ट की है, उसमें कोई फॉर्मूला या फंक्शन आपने अप्लाई किया है, तो फॉर्मूला बार में उस सेल में कौन सा फॉर्मूला या कौन सा फंक्शन अप्लाई किया गया है, वो वहां पर आपको वही चीज दिखाता है। हालांकि नीचे आपको जब सेल सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां तो रिजल्ट दिख रहा होता है, लेकिन फॉर्मूला बार में आप ये देखते हैं कि वो रिजल्ट कैसे मिला। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई कैलकुलेशन किया और उसके बाद आप रिजल्ट देखते हैं। देखिए हम दिखा देते हैं आपको। सपोज यहाँ पर जैसे हमने ये कैलकुलेशन किया था, ठीक है, बल्कि हम और दो तीन छोटी वैल्यू ले लें। यहाँ पर ये हमने 2 वैल्यूज ली और कोई भी कैलकुलेशन किया, कैसे किया अभी भूल जाइए उस चीज को, पर हमें ये पता है कि इसको यहाँ पर हमें 4 मिला है, ठीक है। अब अभी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये 4 हमें कैसे मिला, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मिला या मल्टीप्लाई करके मिला, या यहाँ पर 189 आया है तो कैसे आया है, ऐसा कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। तो यहाँ तो देखिए आप जब सेल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ तो आपको रिजल्ट दिखता है, जो कैलकुलेटेड आउटपुट है वो दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म की गई है,
तो वो देखने के क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। हाँ वॉइस रुक रहा है बीच में आपकी वॉइस। अच्छा, और लोगों के भी ऐसे ही हो रहे हैं? सबको क्रैक्ड वॉइस सुनाई आ रही है हमारी? नो मैम, नो अब मैम। क्लियर है। अच्छा नो मैम। ठीक है चलिए। तो जब भी किसी कैलकुलेटेड सेल को आप देखते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है, चाहे फंक्शन से की गई हो, फॉर्मूला से की गई हो, तो यहाँ तो आपको ये पता चलता है कि वैल्यू क्या है, रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला बार पे देखें तो आपको वहां रिजल्ट नहीं दिखता। नॉर्मली तो देखिए किसी सेल में कुछ भी लिखा है, फॉर्मूला बार में वही दिखता है जो सेल में लिखा है, चाहे वो नंबर लिखा हो चाहे टेक्स्ट लिखा हो। लेकिन जहां आपने कैलकुलेशन की होती है वहां पर यहाँ तो आपको रिजल्ट दिख रहा होता है, फॉर्मूला बार में वो ये बताता है कि कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म की गई। फंक्शन लगाया है तो बताएगा फंक्शन कौन सा लगा, फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूला कौन सा लगा। तो फॉर्मूला बार का काम ये होता है कि वैसे तो ये सेल के कंटेंट्स ही डिस्प्ले करता है, लेकिन अगर कैलकुलेटेड आउटपुट को सिलेक्ट करते हैं तो ये वहां पर फॉर्मूला दिखाता है या फंक्शन दिखाता है। इसीलिए इस बार का नाम फॉर्मूला बार है, क्योंकि ये डिस्प्ले करता है फॉर्मूला। तो बिना किसी मतलब जगह पर जाए या कोई एफर्ट किए भी आप देख सकते हैं कि अगर हमें ये वैल्यू मिली है तो ये किस कैलकुलेशन का रिजल्ट है। तो पहला काम तो यही हो गया कि ये डिस्प्ले करता है कंटेंट्स को, एक्टिव सेल के कंटेंट्स को। दूसरा, किसी सेल में अगर फंक्शन या फॉर्मूला लगाया गया है तो उस सेल को सिलेक्ट करते ही ये वहां पर अप्लाइड फॉर्मूला या फंक्शन डिस्प्ले करता है। और तीसरा है एडिट्स डायरेक्टली इन द सेल। जैसे एक्सेल में देखिए काम करना उतना भी आसान नहीं है, मतलब बेसिक अगर आपको स्ट्रांग है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें अगर हम ध्यान ना दें तो यहाँ पे काम करना मुश्किल भी होता है। जैसे पहली चीज हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के हम नाम लिख रहे थे। अब सपोज यहाँ पर हमने एक नाम लिख दिया, मान लीजिए अरुषि। अरुषि लिख करके हमने एंटर किया, लेकिन जैसे ही एंटर किया तो हमने रियलाइज किया कि हमने इसका सरनेम लिखा ही नहीं है, या हम लिख चुके थे, अब हमसे कहा गया कि नहीं नहीं इनका सरनेम भी इसी सेल में लिख दीजिए। तो आपको अरुषि के साथ में उनका सरनेम भी लिखना है। अब सपोज आपको लिखना है अरुषि वाजपेयी, तो आप क्या करेंगे, वापस से उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल वगैरह में भी हम यही करते हैं, ठीक है। और सेल को सिलेक्ट करने के बाद वैसे तो अरुषि लिखा ही हुआ है, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, एक स्पेस देंगे और वाजपेयी लिखेंगे। तो कीबोर्ड से एक स्पेस दी और वाजपेयी प्रिंट किया, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि जो पिछली वैल्यू थी, जो अरुषि लिखा हुआ था, फर्स्ट नेम लिखा हुआ था, वो रिप्लेस हो गया लास्ट नेम से। मतलब किसी भी सेल में यदि आप कुछ भी लिख देते हो और उसके बाद अगर आप कुछ और उसमें लिखना चाहते हैं साथ में, तो नया लिखने के लिए के बाद पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है। तो एक्सेल में काम करने में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। और देखिए ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, काम कर रखा है, कुछ लिख रखा है और बाद में उसमें कभी भी एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग का मतलब ये है कि आपको पुराना डेटा भी रखना है और उसके साथ कुछ नया भी लिखना है। तो ऐसा काम करने के लिए आपको देखिए 2-3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं हम आपको यहाँ लिख के दे रहे हैं, आप लोग भी प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। 3 तरह से हम सेल में एडिट कर सकते हैं, टू एडिट डायरेक्टली इन सेल। पहला तरीका तो ये होता है कि आप क्या करिए, आप डबल क्लिक कर दीजिए। कहाँ डबल क्लिक करिए, उसी सेल में जिस सेल में आपको काम करना है। पहला है तो ये डबल क्लिक इन द सेल। दूसरा है क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, क्योंकि हम लोग कई बार डबल क्लिक में कंफर्टेबल नहीं होते हैं या हमसे प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है डबल क्लिक करने में। तो उस सिचुएशन में क्या है कि बार बार हम ज्यादा समय लगा के काम कर रहे हैं या हम डबल क्लिक कर ही नहीं पाते ठीक से, तो उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है या इरिटेशन हो रही है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दीजिए, तो वहां डबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल ही क्लिक करना है। और अगर आप माउस के ऊपर डिपेंड करना ही नहीं चाहते हैं, माने डबल या सिंगल क्लिक नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से ये काम हो जाए, तो सिर्फ आपको एक फंक्शन की प्रेस करनी है, दैट इज F2। आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। कैसे होगा इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इस बात का क्या मतलब हुआ, तो देखिए अगर यहाँ पर वही हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने आरुषि लिखा था, एंटर करके हम अगली सेल में आ गए थे, तो अगली सेल में यदि आप आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से उस सेल को सिलेक्ट करें। एक तरीका तो ये है कि पॉइंटर को इस सेल में रखें, जैसे हमने सबसे पहले कहा डबल क्लिक इन द सेल, तो सेल पे पॉइंटर रखें, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे, देखिए कर्सर आ गया, और कर्सर आ गया तो उसको आगे लाएंगे जहां से लिखना शुरू करना है और वहां लिख के एंटर करेंगे। एक तरीका ये था।
पर डबल क्लिक कर रहे थे जब हम, यहाँ देखिए तो कर्सर जरूरी नहीं कि लास्ट में आए, मतलब जहां रख के क्लिक करेंगे कर्सर वहीं आएगा, तो आगे लाने में उतना टाइम देना पड़ेगा और फिर टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो काम को और कम समय में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ क्लिकिंग डबल ट्वाइस हियर इन द सेल, आई हैव टू सिंपली क्लिक वंस इन दिस फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे एक बार कहीं भी देखिए पॉइंटर रख के, ऐसे माउस का पॉइंटर दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। कर्सर लास्ट में है, आपको जो भी टाइप करना वही टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। तो एक तरीका ये भी होता है, ये थोड़ा कम समय लगाता है। पर अगर कुछ भी काम करने के लिए माउस पे डिपेंडेंसी रखना ही नहीं चाहते हैं तो सेल सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस कीजिए। F2 की फंक्शन की प्रेस करने पर एक तो आपकी माउस से डिपेंडेंसी खत्म होती है, दूसरा ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो आपका लास्ट में ही आता है, और फिर आपको जो यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है वो आप लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो 3 तरह से सेल में एडिटिंग होती है, जिसमें डबल क्लिकिंग भी है, क्लिकिंग भी है और F2 फंक्शन की का भी यूज है। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन ऑप्शनल में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए और क्वेश्चन हो टू एडिट डायरेक्टली इन द सेल और ए बी सी में ये चॉइस दे दी जाए और डी में दे दिया जाए ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरह से सेल में एडिटिंग करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस में कंफर्टेबल है। तो देखिए ये जो हमारा एड्रेस फॉर्मूला बार था, इसके ये सारे काम होते हैं। तो ये तो चीज हो गई नेम बॉक्स और एड्रेस बार के बारे में, सॉरी फॉर्मूला बार के बारे में। उसके बाद में ये कॉलम्स हम देख ही चुके हैं कि कॉलम को नाम दिए जाते हैं और एक एक कॉलम जो है आपको इस तरह से दिखता है। खैर अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो भी रो कॉलम हमें दिख रहे हैं, देखिए ये जो ABCD दिख रहा है, ये 1 2 3 दिख रहा है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रो कॉलम हेडिंग्स। इनको रो कॉलम हेडिंग्स कहा जाता है। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि ये बाय डिफॉल्ट प्रिंटेबल नहीं होते हैं। अगर आप शीट का प्रिंट आउट निकालें तो ये नॉन प्रिंटेबल है, मतलब जब भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो तीनों चीजें प्रिंट नहीं होती। कौन सी तीनों चीजें? ना तो कॉलम नेम प्रिंट होते हैं, ना ही रो नंबर प्रिंट होते हैं, और ना ही ये ग्रिड्स प्रिंट होती हैं। ये ग्रिड्स भी यहाँ काम करते समय तो दिख रही है सॉफ्ट कॉपी में, पर अगर आप प्रिंट आउट निकालें तो ये ग्रिड्स प्रिंट नहीं होती हैं। ऑल्दो ये तो कंप्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे हमें लगता है कि रो कॉलम हेडिंग की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। किसी भी टेबल का प्रिंट आउट निकालते समय हम क्यों कॉलम नेम प्रिंट करेंगे? ये कॉलम नेम तो सॉफ्ट कॉपी में हमारे रेफरेंस के लिए बने। हमें जो कॉलम का नाम देना होगा तो ऑब्वियसली हमारी अपनी कुछ इंडिविजुअल हेडिंग्स होंगी। कोई टेबल अगर हम बना भी रहे होंगे तो मान लीजिए हमारी हेडिंग तो ये हो सकती है ना, रोल नंबर, या हो सकता है नेम, या और कुछ भी। हम कब ABCD की हेडिंग की जरूरत पड़ेगी? बट फिर भी अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं हमें रो कॉलम हेडिंग प्रिंट करानी है, या आपने कहा कि जब हम शीट का प्रिंट आउट निकालते हैं तो ग्रिड्स तो प्रिंट होती नहीं, बट आई वांट ग्रिड्स टू बी प्रिंटेड, ताकि एक टेबुलर फॉर्मेट हमारे प्रिंट आउट में भी आए जैसे यहाँ दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये तीनों चीजें प्रिंट नहीं होती है, बट स्टिल इफ यू वांट देम टू बी प्रिंटेड तब आपको क्या करना है, आपको व्यू टैब पे आना है, ठीक है? और व्यू टैब, सॉरी आपको आना है पेज लेआउट टैब में। और जब आप पेज लेआउट टैब में आते हैं तो आपको पूरा का पूरा रिबन दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ग्रुप होता है यहाँ शीट ऑप्शंस नाम का। इस शीट ऑप्शंस नाम के इस ऑप्शन पे जाएंगे जब आप, तो देखिए यहाँ पर दो आपको इसमें कमांड्स दिख रही हैं। एक दिख रहा है यहाँ पर ग्रिड लाइंस का और एक दिख रहा है हेडिंग्स का। दोनों में दो दो चेक बॉक्सेस हैं, व्यू का, प्रिंट का, व्यू का, प्रिंट का, और दोनों के व्यू चेक बॉक्सेस इनेबल्ड हैं। तो क्यों इनेबल्ड है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की सेटिंग ऐसी थी कि अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर वो स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर ये व्यू का जो ऑप्शन है, जो ये चेक बॉक्स है, इसे हम डिसेबल कर दें तो देखिए आपकी ग्रिड लाइंस चली गई। अगर आप हेडिंग्स पे क्लिक कर दें व्यू पे तो हेडिंग्स भी चली गई। तो कभी अगर मान लीजिए किसी का कंप्यूटर आप खोलें और वहां एक्सेल में काम करें और आप देखें कि रो कॉलम हेडिंग्स आ ही नहीं रही हैं या ग्रिड्स आ नहीं रही हैं, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। क्योंकि शुरू से जब हम काम करते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है उस चीज को देखने में। या कोई कहते पता नहीं क्या हो गया, हमने गलती से पता नहीं कहाँ पे क्लिक कर दिया, या क्या हो गया हमारे सिस्टम में तो दिख ही नहीं रहा है। एक्सेल में ना तो ग्रिड्स दिख रही है, ना ABCD कॉलम दिख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये प्रॉब्लम डिस्कस करे तो आपको उसे बहुत इजी सॉल्यूशन देना है। आप उनको बोलिए पेज लेआउट टैब के शीट ऑप्शंस ग्रुप में जाइए और ग्रिड लाइंस के व्यू चेक बॉक्स को इनेबल कर दीजिए और हेडिंग्स के व्यू चेक बॉक्स को इनेबल कर दीजिए। तो आप आराम से दोनों चीजों का विजुअलाइजेशन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए है, आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में दिखेगा। या
अगर आप किसी को कभी कंफ्यूज भी करना चाहते हो, या कोई एग्जाम में किसी को कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए प्रैक्टिकल में कि भाई ये करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको इस काम के लिए यहाँ पर व्यू के जो चेक बॉक्सेस हैं इन्हें इनेबल करना होगा। इसी तरीके से नीचे देखिए 2 चेक बॉक्सेस दोनों में और है, प्रिंट प्रिंट। तो प्रिंटिंग अगर आपको करनी है, आप चाहते हैं प्रिंटिंग हो, तो उसके ही लिए आपको प्रिंट के दोनों चेक बॉक्सेस को इनेबल करना होगा। दोनों मतलब तब जब आपको हेडिंग्स भी प्रिंट करनी है और ग्रिड्स भी प्रिंट करनी है। अगर आप खाली ग्रिड्स प्रिंट कराना चाहते हैं, हेडिंग नहीं, तो ऑब्वियसली आपको इसी के चेक बॉक्स को एक्टिव करना होगा। पर ये चीज हम बाद में देखेंगे कि प्रिंटिंग में ये चीज कैसे होती है। फिलहाल डिस्प्ले को लेकर के आपको बात बताई कि सॉफ्ट कॉपी में कभी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं रो कॉलम हेडिंग्स, नहीं आप देख पा रहे हैं ग्रिड्स, एंड इफ यू वांट देम टू बी डिस्प्लेड, ऑब्वियस है देखना है, क्योंकि काम करते समय एक फील हमें आएगी काम करते हुए, क्योंकि हम उस लुक की हैबिट हमें पड़ चुकी होती है। हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब हमें ग्रिड्स नहीं दिखती हैं। तो बाय मिस्टेक या इंटेंशनली भी अगर कोई ऐसा कर देता है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर आकर के इन चेक बॉक्सेस को एक्टिव करना है, इनेबल करना है, और ये आपको देखिए रो कॉलम हेडिंग्स यहाँ पर दिखने लगती हैं। तो खैर ये रो कॉलम हेडिंग आपको दिख रही है। और अब अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बात करें, स्क्रीन में नीचे की तरफ जाएं, ये तो पूरी ग्रिड है जिसे स्क्रॉल करके या आप जैसे भी चाहें तो अपना काम करते जाते हैं। जैसे जैसे काम करते जाते हैं आप डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं या राइटवर्ड मूव कर सकते हैं। अब इमीडिएटली जो ये शीट के नीचे की जगह है इसको हम देखते हैं, जहां पर देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पर ऐसे टैब्स दिख रहे हैं, ये बटन्स दिख रहे हैं, और आपको इस बटन्स पे शीट्स के नंबर दिख रहे हैं। एक दिख रहा है शीट 1, एक दिख रहा है शीट 2, और एक दिख रहा है शीट 3। ये जो है आपके, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको शीट टैब्स। इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम शीट टैब कहते हैं। शीट टैब वो जगह होती है जहां से शीट का नाम आपको डिस्प्ले होता है, और आप साथ ही साथ जो है इसमें अगर चाहें तो इन नेम्स को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए भी शीट टैब हेल्प करते हैं। जैसे अभी एक्टिव शीट कौन सी है, शीट 3 एक्टिव है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये हाईलाइटेड है। तो जिस शीट में हम होते हैं उसका नाम यहाँ पर हाईलाइटेड होता है। वैसे किसी शीट पर जाना होता है तो सिर्फ उस शीट टैब पे पॉइंटर रख के अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आप उस शीट टैब पर पहुंच जाते हैं। बस क्लिक करना है, वहां पहुंच गए, क्लिक करना है, वहां पहुंच गए। तो शीट टैब्स आपको यहाँ पर सबसे नीचे डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और यहीं पर अगर आप चाहें तो नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहीं से यदि आप चाहें तो शीट्स की कॉपी बना सकते हैं। शीट्स को कॉपी करके सेम वर्कबुक में भी रखा जा सकता है। शीट्स की कॉपी किसी दूसरी वर्कबुक में भी ले जाई जा सकती है। दूसरी वर्कबुक, कोई नई वर्कबुक क्रिएट करके भी कॉपी ले जा सकते हैं, और किसी बनी बनाई वर्कबुक में भी शीट्स की कॉपी जा सकती है। खैर कैसे क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो ये 3 शीट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है। 3 शीट्स आप देख रहे हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बट अगर अभी आपको मान लीजिए एक नई शीट चाहिए, तो जब भी शीट्स इंसर्ट होती हैं तो इंसर्ट शीट का नाम सीक्वेंस में ही आता है। जैसे अभी 3 इंसर्ट हो चुकी है, तो जो भी नई शीट हम इंसर्ट करेंगे वो आपकी शीट 4 होगी। हाँ बताइए प्रसेनजीत, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम, ये एक क्वेश्चन था कि इस शीट ऑप्शन और बॉर्डर में डिफरेंस क्या है? दोनों से तो प्रिंट आ जाएगा ना। जैसे बॉर्डर देके अगर हम प्रिंट मारते हैं और शीट ऑप्शन पे जो प्रिंट देके प्रिंट निकालते हैं। नहीं, ये तो ये हो गया शीट ऑप्शन में आके प्रिंट कर दिया आपने। बॉर्डर का मतलब मैं समझी नहीं, बॉर्डर कहाँ पे कह रहे हैं आप? नहीं, जैसे ये कुछ भी डेटा लिखते हैं ना हम लोग, हाँ तो हाँ, उसपे जो हम लोग बॉर्डर देते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो जो आप ग्रिड्स की बात कर रहे हैं कि ये ग्रिड्स को हाँ, प्रिंट ग्रिड्स की कराने बात की, कर रहे हैं। हाँ ग्रिड्स की बात करने की, एक तो होता है ग्रिड को प्रिंट करा रहे हैं, और आपने कहा कि हम बॉर्डर देते हैं। तो देखिए वो हम बताएंगे आगे चल। खैर आपको, चलिए आपने क्वेश्चन किया तो यही बता देते हैं। देखिए जब भी हम शीट का प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हमेशा हम प्रीव्यू करते हैं कि भाई प्रिंट आउट कैसा आने वाला है। और एक्सेल में तो प्रिंटिंग को लेके आपको बहुत अलर्ट रहना है। छोटी सी मिस्टेक की तो आप बहुत सारे पेजेस को वेस्ट कर सकते हैं। तो हम वो सारी चीजें बताएंगे कि व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ प्रिंट आउट। बट चलिए, प्रिंट आउट निकालने से पहले हमेशा हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जिसके के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे आना होता है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी शीट का प्रीव्यू यहाँ दिखने लगता है, देखिए, है ना। फर्स्ट मतलब ये दिख रहा है, नेक्स्ट पेज, ऐसे आपको यहाँ पर पेजेस दिखते रहते हैं कि भाई ये डेटा आने वाला है। अब आपने देखा कि जब प्रिंट करा रहे हैं हम शीट को, तो ना तो देखिए हमारी ग्रिड्स प्रिंट हो रही हैं, और ABCD रो कॉलम हेडिंग भी नहीं प्रिंट हो रही है। तो हमने कहा चलिए रो कॉलम हेडिंग तो नहीं प्रिंट करनी थी, बट हमने ग्रिड्स प्रिंट करा दी। तो जब हम ग्रिड्स प्रिंट कराने के लिए यहाँ प्रिंट लेआउट ऑप्शन में आएंगे, इस टैब पे आएंगे,
और ग्रिड्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ कह देंगे प्रिंट। ठीक है, ये ग्रिड्स को प्रिंट करने का ऑप्शन है हमारा, ये चेकबॉक्स, इसे हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद अब फिर से हम अपना प्रिंट आउट चेक करेंगे प्रीव्यू में। तो जैसे ही प्रीव्यू हम देखते हैं तो देखिए ये ग्रिड्स प्रिंट हो रही है ना, ये आपको दिखा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ग्रिड्स को प्रिंट करने का ऑप्शन हम सिर्फ तब देते हैं जब कभी हमने ऐसा कोई काम किया कि पूरी शीट पे काम किया हो, तब तो ग्रिड्स को प्रिंट कराना ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि तब पूरी शीट प्रिंट हो रही है। लेकिन जब आप ग्रिड्स पे प्रिंट कराने का ऑप्शन लगाते हैं पर काम आपने पूरी शीट पे नहीं किया है, आपने तो काम बहुत रैंडम किया है, इधर उधर किया है, कहीं कुछ बिखरा हुआ है, कहीं कुछ बिखरा हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ग्रिड्स तो वहां भी प्रिंट होती हैं जहां आपने काम नहीं किया है। और इससे क्या होता है, आपके प्रिंटर की इंक की तो वेस्ट हो रही है भाई, प्रिंटर की इंक वेस्ट हो रही है, जबरदस्ती क्यों प्रिंट हो गया? हमें तो केवल इतने हिस्से का प्रिंट आउट निकालना था, तो बॉर्डर देना था। तो जब भी कभी आप ग्रिड्स को प्रिंट कराते हैं तो वो पूरा शीट का प्रिंट आउट निकालता है, हर उस एरिया पूरी शीट पे देता है, और जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा रो कॉलम भी प्रिंट करा लेते हैं जिनकी की जरूरत नहीं है, भले ही वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। तो ब्लैंक रो कॉलम प्रिंट कराने का हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हम क्यों प्रिंट कराएंगे ब्लैंक रो कॉलम्स। तो इसीलिए हम क्या कर, हाँ इसमें सेलेक्ट करके नहीं प्रिंट कर सकते क्या ग्रिड एंड कॉलम्स? नहीं, जैसे अगर सेलेक्ट करके करें तो नहीं, वही डिफरेंस है नहीं, बॉर्डर, यही तो डिफरेंस है। तो अब देखिए आपने देखा कि इसमें सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं ना कि ग्रिड्स को प्रिंट करना है या तो नहीं करना है। तो अब हमने प्रिंट कराया तो देखा कि उस जगह पर भी प्रिंटिंग हो रही है जहां पर हमने काम नहीं किया है, जो कि अननेसेसरीली हमारे प्रिंटर को वेस्ट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी खत्म कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि केवल उतने हिस्से पे बॉर्डर्स दिखे, ग्रिड्स की तरह दिखे जितने पे आपने काम किया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उतने हिस्से को बॉर्डर दे देते हैं। कैसे देते हैं, अब आपने ये क्वेश्चन अराइज किया तो यहीं पे बता देते हैं। किसी भी एरिया को बॉर्डर देने के लिए हम उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमें इतने को ही देना था, और सिलेक्शन के बाद में बॉर्डर देने के लिए होम टैब में ही रहना है, कहीं आपको जाना नहीं है। और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में एक ये देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये बॉटम बॉर्डर दिखाता है, लेकिन आपको कैसे बॉर्डर चाहिए वो आपकी चॉइस है। फिलहाल हम ज्यादा तिकड़म में नहीं जा रहे, हमने कह दिया ऑल बॉर्डर, मतलब जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसमें हर रो को, हर कॉलम को, माने पूरी सेल्स को बॉर्डर दीजिए, आउटलाइन बॉर्डर भी दीजिए, अंदर की तरफ भी दीजिए, बाहर की तरफ भी दीजिए। ऑल बॉर्डर का मतलब ये होता है। तो हमने क्लिक कर दिया और एक सिंपल देखिए बॉर्डर बन के आ गया। अब अगर हम प्रिंट आउट निकालने की बात करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, देखिए तो देखिए अब आपको उतने ही हिस्से में बॉर्डर दिख रहा है जितने हिस्से में आपने सिलेक्शन किया हुआ है और जितने पे आपने बॉर्डर दिया था, बाकी कोई हिस्सा आपका प्रिंट नहीं होगा। तो एक्चुअली जो शीट्स के प्रिंट आउट निकलते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं, और यही डिफरेंस है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स का ही ऑप्शन यूज किया जाता है। ये शीट का जो ग्रिड लाइन का प्रिंट का है, ये सिर्फ उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब आपने पूरी की पूरी शीट में या कम से कम बहुत ही बड़े एरिया में काम किया हुआ है। आप प्रिंट आउट निकाल के पहले प्रीव्यू निकाल के चेक कर ले रहे हैं देख करके कि हाँ भाई ग्रिड्स अगर प्रिंट हो रही है तो हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा है, सारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, तब तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज 99% केसेस में आप कॉलम्स को या रोज को या पूरे के पूरे रेंज को बॉर्डर देते हैं और उन्हीं को प्रिंट कराते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में सिर्फ यही नहीं होता है, प्रिंटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई होप कि आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। हाँ मैम ये ओके ठीक है, तो ये बात हो गई, हम शीट टैब के बारे में बात कर रहे थे। तो नीचे शीट टैब्स दिख रहे हैं और हर एक शीट का जो नाम है उसका नंबर के साथ पता चलता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी तक 3 शीट्स इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अगर आपको एक नई शीट इंसर्ट करनी है तो देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लैरिफाई करते हैं। बहुत बार जब हम ये बताते हैं कि इतनी बड़ी शीट मिलती है, इतनी बड़ी शीट मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शीट इतनी बड़ी मिल रही है तो आपको पूरी शीट को भरना ही है। वो आपको स्पेस दे रहा है। अगर आपको काम करना है सिंगल शीट में तो आप, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक शीट में आप स्टूडेंट्स का डेटा बनाइए, उनकी मार्क्स की रिपोर्ट भी तय कर लीजिए और उसी शीट में उनकी फीस की डिटेल भी अलग से बना लीजिए, यानी 2 टेबल बनानी है, एक मार्क्स की और एक फीस की। तो अगर आपको चाहिए तो आप सेम शीट में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि मंथली जो या यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों के, एक साल में मान लीजिए 4 यूनिट टेस्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चारों यूनिट टेस्ट की शीट जो है, टेबल जो है सेम शीट पे कर ली जाए। आप 4 डिफरेंट शीट्स बना करके भी वो काम कर सकते हैं, ताकि
यूनिट टेस्ट वाइज हर शीट में आपका डेटा हो, या अगर आप मंथली रिपोर्ट तय कर रहे हैं या मंथली स्टाफ की सैलरी बना रहे हैं, तो ये नहीं कि एक पूरी शीट इतनी बड़ी मिल रही है तो सोच लें जनवरी से लेके दिसंबर तक उसी में कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जनवरी की शीट अलग बनाइए, फेब की अलग बनाइए, मार्च की अलग बनाइए, ये जरूरी नहीं कि एक में पूरी की पूरी आप खिचड़ी पकाएं। तो इसीलिए इतनी सारी शीट्स मिलती हैं। क्या नहीं पता है अतुल, बताइए क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो काम करने का एक पैटर्न होता है, काम करने का ये पैटर्न होता है कि भाई आप काम ऐसे करें कि आप या कोई और जब भी आपके डेटा को एक्सप्लोर कर रहा हो तो आप उस डेटा को बहुत ही कंफर्टेबल होकर एक्सप्लोर करें, ना कि आप वहां पर बैठे हो और आप जो है मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहें। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी होती हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने कहा कि हमने 3 शीट्स इंसर्ट कर रखी हैं, बट नाउ आई वांट वन मोर शीट टू बी इंसर्टेड इन माय वर्कबुक। तो जब भी नई शीट इंसर्ट करनी है, उसको इंसर्ट करने के भी कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि होम टैब में देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलता है, सेल्स नाम का ग्रुप, और सेल्स नाम के इस ग्रुप में आप आएंगे तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, और इस पर क्लिक करें तो देखिए इंसर्ट शीट का ऑप्शन सबसे नीचे दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके भी एक शीट आप इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक न्यू वर्कशीट आ जाएगी करेंट वर्कबुक के अंदर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पॉइंटर को शीट टैब पे रखिए, है ना, और शीट टैब पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करके जब आप यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से भी इंसर्ट शीट का ऑप्शन, ये देखिए वर्कशीट, और ओके करेंगे तो वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। पर दोनों ही काम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, माने आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। बट जैसा कि हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें लीस्ट टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो और आपको उसके लिए टाइम ना देना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, दैट इज शिफ्ट प्लस F11. So shift plus F11 is the shortcut that will help you to insert new worksheet in current workbook, same file जिसमें आप हैं। कैसे? शिफ्ट के साथ हमने कीबोर्ड से F11 वाली की प्रेस की, और ये देखिए जहां हम थे शीट 2 में थे ना इससे पहले, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर एक नई वर्कशीट आ गई। ऐसे जितनी बार आप शिफ्ट F11 शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, देखिए नई वर्कशीट्स आते जाएंगी। अभी कितनी वर्कशीट्स हो गई हमारी वर्कबुक में? 20 वर्कशीट्स हो गई ना, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि 20। तो आपको पता चल रहा है कि टोटल 20 वर्कशीट्स हमने डाल ली यहाँ पे। अब किसी एक वर्कशीट में अगर आप हैं और आपको उसके बाद की या उसकी पहली वर्कशीट में अगर आपको जाना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, भाई वैसे तो शीट टैब दिख रहे हैं, क्लिक कर दीजिए। जैसे करेंट वर्कशीट 20 है और हमें शीट 15 पे जाना है, तो हम 15 पर क्लिक कर देंगे और हम आ जाएंगे। शीट 10 पे जाना है तो 10 पे क्लिक करेंगे और वहां आ जाएंगे। लेकिन जब वर्कशीट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि अभी 20 वर्कशीट्स हैं, तो हमें यहाँ पर इस समय कितनी दिख रही हैं, 19 से लेके 9 तक की तो दिख रही हैं, लेकिन एक तो शीट 20 इधर नहीं दिख रही है और 9 से पहले की वर्कशीट्स भी नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई जितना स्पेस था उतनी ही तो आएंगी। एक वर्कबुक में आप कितनी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, नए पैकेजेस में अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। 250 से ज्यादा, मतलब मैंने खुद 250 वर्कशीट्स इंसर्ट करके देखा है, उससे ज्यादा भी वर्कशीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप एनुअल पूरा अगर एक साल का डेटा भी बनाते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो है 15-20 शीट्स में काम हो जाता है। तो ये तो खैर मतलब आपके वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वर्कशीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। तो खैर अभी हम एक वर्कशीट से किसी दूसरी वर्कशीट पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली आई हैव टू क्लिक ऑन दैट टैब एंड आई विल गेट टू मेक एन अप्रोच टू दैट वर्कशीट। ये तो क्लिक करके आ सकते हैं, पर उन्हीं वर्कशीट्स पे हम क्लिक करके आ पा रहे हैं जिनके टैब्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमें शीट नंबर 5 पे जाना है, तो शीट नंबर 5 पे जाने के लिए यहाँ कोई ऐसा, अब स्क्रॉल करते हैं तो करंट शीट में ही स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग तो किसी और शीट में ले नहीं जाएगा, ये तो करंट शीट में लेके आएगा हमें। तो आपको अगर शीट्स में जाना है उस टैब पर जो आपको नहीं दिख रहा, तो उसके लिए ही शीट टैब्स के लेफ्ट हैंड पर, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर ये 4 बटन मिलते हैं। ये जो 4 बटन शीट टैब के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे मिल रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन्स। ये शीट टैब स्क्रॉल बटन्स कहलाते हैं।
और शीट टैब स्क्रॉल बटन से ही आप 1 बाय 1 या एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट वर्कशीट पे जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट वर्कशीट पे, लास्ट वर्कशीट पे, या 1 बाय 1 भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे अभी करंट शीट 17 है और हमें जाना है 5 पे, मतलब हमें पीछे चलना है, तो ये देखिए राइट हैंड पे चलना है। तो राइट हैंड पे जाने के लिए ये देखिए यहाँ पर ये बटन है, आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए 1 बाय 1 आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आप शीट 5 पर यहाँ दिखने लगा, आप क्लिक कर दीजिए। अब 14 के लेफ्ट वर्ड चलना है तो लेफ्ट वर्ड के लिए ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर ये 2 बटन बाहर की तरफ होते हैं, जिसमें ये वाला राइट मोस्ट वर्कशीट पे ले जाता है, बिल्कुल सबसे राइट पे जो वर्कशीट है वहां ले जाता है, और ये आपको सबसे लास्ट यानी कि लेफ्ट मोस्ट वर्कशीट पर ले आता है। तो शीट टैब स्क्रॉल बटन से हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉलिंग के लिए, टैब्स में स्क्रॉलिंग के लिए ये बटन मिलते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और एक बार में सबसे लेफ्ट और सबसे राइट में भी जा सकते हैं। पर फिर भी अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम शीट 19 पे हैं और हमें शीट 18 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है हमें क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर हम क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो गो टू राइट हैंड वर्कशीट, 1 बाय 1 ही जाना होगा। तो जो राइट हैंड पे वर्कशीट है उस पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और अगर हम लेफ्ट हैंड की वर्कशीट पे जाना चाहते हैं, लेफ्ट बाय लेफ्ट मूव करना चाहते हैं, तो आपकी लेफ्ट हैंड के लिए भी आपके पास एक शॉर्टकट है और उससे ये काम आप जल्दी कर सकते हैं। राइट हैंड वर्कशीट पे टुवर्ड मतलब राइट वर्ड्स अगर आपको प्रोसीड करना है तो शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और अगर आपको लेफ्ट हैंड पे जाना है तो शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे अभी हम शीट 19 पे हैं, हम कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन प्रेस कर रहे हैं तो 18 पे आगे देखिए, 17, 16 आप देख पा रहे होंगे सब लोग कि 1 बाय 1 हम लेफ्ट हैंड पर मूव कर रहे हैं, तो ये भी तरीका है। और अगर हम कंट्रोल पेज अप प्रेस कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं ये टैब्स पे क्लिक करना, हम इतना करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कंट्रोल पेज डाउन या पेज अप का यूज कर सकते हैं। तो शीट्स इंसर्ट की जा सकती हैं, शीट्स को के टैब्स में 1 बाय 1 मूव किया जा सकता है, टैब स्क्रॉल बटन्स भी हैं, उनसे आप शीट टैब्स में स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर शीट को एक नया नाम मिलता है, 1 है, 2 है, 3 है, ये मिल जाता है आपका, ठीक है। लेकिन जो है अगर आपको मान लीजिए ये कैसे पता चले कि शीट 19 में कौन सा डेटा है, शीट 15 में कौन सा डेटा है, क्योंकि शीट के नंबर से हम ये थोड़ी याद रख सकते हैं कि कौन सी शीट में हमने क्या काम किया था। जैसे अब मान लीजिए हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के लिए 12 शीट्स बनाई थी और हर शीट में अलग अलग मंथ का काम किया था, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, या तो कि शीट 1 मतलब जनवरी का डेटा, शीट 2 मतलब फरवरी का डेटा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इस बात का ऑप्शन होता है कि जो शीट्स आपने क्रिएट किए उनको आप नाम भी दे दीजिए। ये नाम जो एक्सेल दे रहा है ये तो डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप शीट टैब्स को रीनेम कर सकते हैं, और रीनेम करने से आपको ये कंफर्ट हो जाता है कि आप डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ लुक टू द शीट टैब। शीट टैब को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा डेटा है, कुछ ध्यान नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शीट 15 हमने बनाई थी, इसमें सपोज हमने मार्क्स की रिपोर्ट तैयार की थी, तो शीट टैब को अगर हम मार्क्स दे देते नाम, शीट 14 में सपोज फीस डिटेल थी तो इसको अगर हम फीस डिटेल दे देते, और शीट 13 में सैलरी है तो हम इसमें स्टाफ सैलरी या सैलरी दे देते, तो नाम से ही पता चल जाता कि सैलरी का डेटा कहाँ है, फीस का डेटा कहाँ है और मार्क्स का डेटा कहाँ है। तो शीट टैब को रीनेम करने के लिए क्या तरीके हैं, वैसे तो बहुत से तरीके हैं, जिस शीट टैब को रीनेम करना है उस शीट में आप ऑलरेडी हैं। एक तरीका तो वही है कि आप फॉर्मेट में आइए यहाँ से, और फॉर्मेट में आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रीनेम शीट। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही करंट शीट टैब हाईलाइट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और आप यहाँ पर नाम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस शीट को रीनेम करना है उस शीट में रहिए, फॉर्मेट में आइए, रीनेम शीट के ऑप्शन पर जाइए, क्लिक करते ही शीट टैब हाईलाइट हो जाएगा, कोई नई विंडो नहीं खुलेगी, और आप सीधे कीबोर्ड से नाम टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एक तरीका तो ये होता है, जैसे हम आपको मान लीजिए बता रहे हैं, इस इसे हम देना चाहते हैं मार्क्स का नाम, तो इस शीट में हम हैं फॉर्मेट, रीनेम,
और हमने कीबोर्ड से सिर्फ टाइप कर दिया मार्क्स रिपोर्ट या मार्क्स जो भी, और एंटर कर दिया, तो देखिए शीट टैब का नाम चेंज हो गया, शीट 15 था वो बदल करके मार्क्स रिपोर्ट हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस शीट को रीनेम करना है आप शीट टैब पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक कर दीजिए, पॉइंटर को शीट टैब पे रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहां से क्या कह दीजिए, यहां से कह दीजिए रीनेम, क्लिक करिए, फिर से शीट टैब नेम हाईलाइट हो गया और आपको जो भी यहाँ देना है वो नाम टाइप करिए कीबोर्ड से और एंटर कर दीजिए। और सबसे आसान तरीका तीसरा तरीका कि ना यहाँ जाइए ना राइट क्लिक कीजिए, शीट टैब पे पॉइंटर रख के जल्दी जल्दी 2 बार यानी डबल क्लिक ऑन शीट टैब आप करिए, शीट टैब हाईलाइट हो गया है और अब आपको यहाँ पर जो भी देना है वो नाम दे करके एंटर कर दीजिए। तो 3 तरीके से शीट टैब रीनेम होते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन के थ्रू जाकर के, राइट क्लिक करके, या फिर डबल क्लिक ऑन शीट टैब आल्सो हेल्प्स यू टू रीनेम एनी शीट। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि आप किस में कंफर्टेबल है, आपने किसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, वो काम आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, अब शीट्स हम बनाते हैं, वैसे तो जैसे हमने पहले दिन से ही बताना शुरू कर दिया कि एक्सेल जब काम हम करते हैं एक्सेल में या कैल्सी में, तो इसमें खूबसूरती ब्यूटी कोई खास मैटर नहीं करती है। जैसे वर्ड में तो हमेशा हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव लुक हो हमारे डॉक्यूमेंट की, अपीलिंग हो, प्लीजिंग हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन एक्सेल में लुक्स मैटर ही नहीं करते हैं। एक्सेल में क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कि भैया काम हो, बट ज्यादा काम है तो टाइम से काम हो जाए, और एक्यूरेसी पे हमारा फोकस होता है कि काम 100% एक्यूरेसी के साथ हो। बट स्टिल बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग शीट्स, कलरफुल शीट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कलरफुल शीट्स बनानी है तो उसके लिए तो ऑप्शन और है, लेकिन हम ये चाहते थे चलो शीट में कलर ना करो, कम से कम शीट टैब को कलर कर दीजिए। तो अगर आपको शीट टैब को कलर करना है, जैसे ये नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हीं को कलर करना है, तो किसी भी शीट टैब को कलर करने के लिए भी वही है, या तो शीट में रहिए, फॉर्मेट में आइए और यहां से आपको टैब कलर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और टैब कलर के ऑप्शन पे जाके जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए कलर हो गया, शीट टैब का नाम कलर देख रहे हैं आप, चेंज हो गया, रेड दिया था तो वो रेड दिखने लगा। अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि एक्टिव शीट ये है, कोई दूसरी शीट सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए अब ये ऐसे दिखने लगेगा। तो ऐसे अलग अलग कलर्स हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, मतलब काम को ये लुक्स जो है यहाँ पे कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा लुक्स के लिए नहीं होते, थोड़ा सा बस चीजों को मोनोटनस ना हो, बोरिंग ना हो, थोड़ा सा अट्रैक्शन देने के लिए होते हैं। अभी फीस डिटेल को कलर देना है तो टैब को कलर देने के लिए एक तरीका तो आपको वो बताया, और दूसरा उससे आसान तरीका, राइट क्लिक कर दीजिए शीट टैब पर, यहाँ भी टैब कलर का ऑप्शन होता है, जो कलर देना है दे दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए तो ऐसे दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो आप हर शीट टैब को अलग अलग कलर दे सकते हैं। आप एक साथ बहुत सी शीट टैब्स को मतलब एक जैसा कलर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई शीट 20 से लेकर के शीट 17 तक सबको एक जैसा कलर देना है, सभी को सपोज कोई सिमिलर कलर देना है, तो या तो आप 4 बार अलग अलग कलर दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ये सारी शीट सिलेक्ट कीजिए और फिर इनको कलर दे दीजिए। जब आपको एक से ज्यादा शीट्स एक समय पर सिलेक्ट करनी है और वो शीट्स एक साथ एक रेंज में अरेंज है ना, एक सीक्वेंस में अरेंज है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक एंड की शीट पहले सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 17 से 20 चाहिए तो पहले 17 पे क्लिक कर दीजिए या 20 पे क्लिक कर दीजिए, और लास्ट शीट हमारी 17 है, वैसे तो अगर 17 पे क्लिक करेंगे तो 20 का सिलेक्शन हट जाएगा क्योंकि एक बार में आप एक ही शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कलेक्शन चाहिए सिलेक्शन में तो एक एंड का, एक किनारे की शीट सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को दबा के रखिए और लास्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही देखिए 17 से लेकर के 20 तक की सारी शीट्स आपकी सिलेक्ट हो गई। और हमें ये पता कैसे चलता है, मतलब हम ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ऐसा हुआ, तो वो देखिए अगर आप टाइटल बार पे ध्यान दें तो फाइल के नेम के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइटल बार में क्या, हाँ क्या लिखा हुआ है, है ना, ये तो फाइल का नाम है लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा है ग्रुप, और ग्रुप का मतलब क्या है कि अब ये आपने ग्रुप में शीट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। जब आप कोई सिंगल शीट सिलेक्ट करते हैं देखिए तब वो आपको नहीं दिखाता ग्रुप, देखिए एक शीट सिलेक्टेड है तो कभी ग्रुप नहीं दिखेगा, टाइटल बार पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप कलेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो तुरंत आपको दिखाता है ग्रुप, और जिसका मतलब ये है कि भाई सारी शीट सिलेक्टेड है, मतलब
जितनी थी उतनी सब सिलेक्ट हो गई है, एक से ज्यादा सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, शीट टैब कलर चेंज करना है। किसी भी एक सिलेक्टेड शीट पे किसी भी एक पे रहिए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ पर टैब कलर, और जो भी कलर आपको देना वो कलर दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करते ही देखिए आपकी सभी शीट्स का कलर वही कलर हो गया जो आपने दिया था। तो इस तरह से आप अभी हाँ अनग्रुप करना, अभी ये तो अभी तो ग्रुप्ड है, अब ये अनग्रुप भी करना है। तो अनग्रुप करने के लिए क्या करिए, जितनी भी सिलेक्टेड शीट्स हैं उनमें से किसी एक पे पॉइंटर रखे या तो डबल क्लिक कर दीजिए, या वो भी नहीं किसी अनसिलेक्टेड शीट पे पॉइंटर रख के डबल क्लिक कर दीजिए। और अब आप देखिए आपने एक साथ 4 शीट्स को कलर दे दिया। तो कभी भी सिमिलर शीट्स पर अगर आपको कलर देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सोचें कि भाई हमने यहाँ 17 से लेकर के 20 तक सिलेक्ट किया है और हम सभी शीट को एक ही नाम दे दें, तो वो जो है आप एक साथ नाम यहाँ पर रीनेम में आएंगे तो आप एक बार में एक ही पे देंगे। ये नहीं कि आपने सोचा कि हम एक बार नाम दे दें और 20, 19, 18, 17 सबका एक साथ चेंज हो जाएगा, नहीं। आपको बस ग्रुप में रीनेम करने से फायदा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इसको हमने नाम देना था जनवरी, तो ये देखिए हमने जनवरी किया, और करना तब भी वही पड़ेगा, राइट क्लिक रीनेम। माने आप रीनेम नहीं कर सकते कलेक्टिवली, आप सिर्फ ग्रुप में अगर हैं तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या और चीजें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी शीट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी शीट्स को कॉपी या मूव कर सकते हैं, बहुत सारी शीट्स को एक साथ आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन रीनेम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल शीट्स को एक साथ सिलेक्ट करने का ये तरीका होता है। पर ये शीट्स आपने सिलेक्ट की जब वो शीट्स एक सीक्वेंस में अरेंज थी। अब मान लीजिए हम रैंडम शीट सिलेक्ट करना चाहते थे, जैसे हमने कहा एक 11 को सिलेक्ट करना चाहते थे, एक 7 को और एक 2 को। 2, 7 और 11 ये 3 वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे, एक शीट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, 7 पे क्लिक करेंगे और इसके बाद 2 पे क्लिक कर देंगे। और आप देखिए फिर से यहाँ ग्रुप आ गया, क्योंकि अब आपने मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, भले ही वो रैंडम ऑर्डर में। और फिर अगर आपको कलर चेंज करना है तो किसी भी एक सिलेक्टेड शीट पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक कीजिए, टैब कलर में जाइए, जो कलर देना हो वो कलर यहाँ से दे दीजिए, और उसके बाद में आप बाहर किसी दूसरी शीट पे मतलब अनसिलेक्टेड शीट पे डबल क्लिक करिए, तो देखिए आपने रैंडम भी कलर सिलेक्ट दे दिए। तो इस तरह से शीट टैब को आप रीनेम कर सकते हैं, शीट टैब को आप जो है मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करके उन्हें एक साथ कलरिंग वगैरह दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई भी शीट नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए, शीट 10 नहीं चाहिए राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके डिलीट, फॉर्मेट में जाकर के भी डिलीट का ऑप्शन है, और हम राइट क्लिक में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो हम राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने शीट में कोई भी काम नहीं किया, किसी एक सेल में भी कुछ नहीं लिखा है, तो शीट टैब पे राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज करते ही शीट डिलीट हो जाएगी विदाउट गिविंग यू एनी वार्निंग। वार्निंग दिए बिना, कंफर्मेशन मांगे बिना शीट डिलीट हो गई। 9 के बाद देखिए 11 आ गई। तो ऐसे हर उस शीट को एक बार में डिलीट किया जा सकता है जिसमें कोई भी काम ना किया हो। लेकिन अगर आपने किसी शीट में कुछ भी काम कर दिया, जैसे मान लीजिए शीट 8 है, अभी हमने एक सेल में कोई भी नंबर ही लिख दिया, पूरी की पूरी शीट खाली है, सिर्फ एक जगह हमने नंबर लिखा है, लेकिन तब भी अगर हम इसे कहते हैं डिलीट, तो ये देखिए आपसे कंफर्मेशन मांगता है, इनफैक्ट वार्न करता है आपको। वो कहता है कि आप अगर इस शीट को डिलीट करेंगे तो जो भी डेटा इस शीट में है वो पूरा का पूरा शीट के साथ डिलीट हो जाएगा। तो क्या आप परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं डेटा? क्योंकि शीट के डिलीशन का मतलब है यू आर डिलीटिंग एंटायर डेटा परमानेंटली, यू कांट गेट इट बैक। तो ये एक बहुत रिस्की कमांड है, इसीलिए वो एक बार आपसे कंफर्म कर रहा है कि भाई अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना हो तो ही आप डिलीट पे क्लिक करिए। अगर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है या आपको पता नहीं था, तो अब आप ये जान लीजिए कि इससे डेटा वापस नहीं आने वाला फिर। तो अगर आप कंफर्म है तो डिलीट पे क्लिक करिए, नहीं तो कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं। हम फिलहाल कंफर्म है तो डिलीट कर देते हैं। तो किसी शीट में कोई काम नहीं किया है तो एक बार में ही शीट डिलीट हो जाती है। अगर हमने किसी शीट में कोई काम किया है तो वो एक बार वार्न करता है और हम वार्निंग के अकॉर्डिंग डिलीट या कैंसिल कमांड का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल शीट्स डिलीट करनी है तो इकट्ठा उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने कहा हमें शीट 1 से लेके यहाँ तक सारी को डिलीट करना है, तो हमने शीट 11 से 1 तक, तो हमने शीट 11 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस की, सभी शीट्स यहाँ पे ये तो ले लेते हैं, 4 से लेकर के ले लेते हैं यहाँ तक। तो इस पे ये 4 शीट सिलेक्ट है और यहाँ पर शीट 12 पे क्लिक किया, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए। तो देखिए उतनी शीट्स हमारी सारी की सारी डिलीट हो गई।
तो एक बार में आप बहुत सी शीट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा मैं जनवरी 19 ये जो है नहीं चाहिए, तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के अलावा आप शीट्स को कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें फीस डिटेल की एक और शीट चाहिए। जैसे हो सकता है कि ये फीस डिटेल हम बना रहे हो क्लास 10th के लिए और एक सेम हमें बनानी है क्लास 12th के लिए। तो बेसिक फॉर्मेट सेम रखना है अगर, तो हम क्या करेंगे, शीट की कॉपी कर लेंगे और जो चेंजेस करने हैं वो हम चेंज कर लेंगे। तो किसी भी शीट की अगर आपको डुप्लीकेसी करनी है तो आप क्या करेंगे, पॉइंटर को शीट टैब पर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आपको एक कमांड मिलती है मूव और कॉपी। जैसे ही आप मूव और कॉपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि सिलेक्टेड शीट को कहाँ मूव करना है। मूव सिलेक्टेड शीट टू बुक, कौन सी बुक में मूव करना है। तो अब बुक मतलब कौन सी फाइल में। तो इसमें क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले तो वही फाइल नेम दिख रहा है जो खुली हुई है और साथ ही साथ उसके नीचे यहाँ पर साथ में क्या ऑप्शन मिल रहा है, न्यू बुक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो शीट सिलेक्ट की है इसकी कॉपी हम करेंट फाइल में, करेंट बुक में ही करना चाहते हैं। तो अगर आप, जैसे हमने अभी कहा कि फीस डिटेल की एक और वर्कशीट चाहिए, बस कुछ बेसिक फॉर्मेट सेम रखना है, कंटेंट डिफरेंट होंगे, तो हम शीट की कॉपी कर रहे हैं सेम फाइल में, तब तो आपको यहाँ पर वर्कबुक का नाम सिलेक्ट रखना है वही जिसमें आप काम कर रहे हैं। फिर ये पूछता है कि कौन सी शीट से पहले चाहिए। जैसे पूछ रहा है कि भाई शीट 17, 18, 16 से पहले चाहिए, मार्क्स रिपोर्ट से पहले चाहिए, किसके पहले चाहिए। तो मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर कि हमको जो है एंड में मूव करके दीजिए, तो मूव टू एंड किया। और हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फाइल की कॉपी करनी है, डुप्लीकेसी करनी है, तो आपको ये क्रिएट अ कॉपी के चेकबॉक्स को जरूर इनेबल करना है। अगर किसी वजह से आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करना भूल जाते हैं तो कॉपी नहीं होगी बल्कि शीट मूव हो जाएगी। तो आपको क्रिएट और कॉपी के चेकबॉक्स को एक्टिव करना है और उसके बाद अगर आप ओके कहते हैं तो देखिए लास्ट में यहाँ पर सेम शीट आ गई, लेकिन इसके आगे अपने आप क्या लिख करके आ गया, ब्रैकेट में 2, जिसका मतलब ये बता रहा है आपको कि ये सेकंड कॉपी है। तो इस तरह से एक फाइल में एक शीट की चाहे जितनी कॉपी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उतनी मेहनत करनी नहीं है। जैसे हमने कहा शीट 2 को मूव करना चाहते हैं मार्क्स रिपोर्ट से पहले, तो पॉइंटर को शीट 2 के टैब पे रखिए, इसे क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, लेफ्ट बटन प्रेस करके और ड्रैग कर दीजिए। देखिए ड्रैग करते जा रहा है। अब हमें मार्क्स रिपोर्ट से पहले चाहिए था। आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ जहां शीट 16 लिखा है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बटन सा देख रहे हैं, देखिए मूव होता है ये साथ में। तो अभी ये बता रहा है कि शीट 16 और मार्क्स रिपोर्ट के बीच में शीट आई। आप माउस का बटन रिलीज कर दीजिए और ये देखिए शीट मूव हो गई। तो जिस शीट को जहां मूव करना होता है वैसे ड्रैग करा के मूव कर लेते हैं, इतनी मेहनत नहीं कि हम कमांड यूज करें, ऐसे जहां भी लाना है ये शीट ड्रैग करके ही आप मूव करा लेते हैं। तो कॉपी कराना है और मूव कराना है सेम वर्कबुक के अंदर तो आप ऐसे करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम ये चाहते थे कि हमें शीट 1 की कॉपी चाहिए लेकिन इसी फाइल में नहीं चाहिए बल्कि एक नई फाइल में चाहिए। हम चाहते हैं एक नई फाइल खुले और उसमें ये शीट कॉपी हो जाए। तो शीट टैब पर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी की कमांड पे जाएं और इस बार यहाँ से क्या कह देंगे, न्यू बुक, और फिर कहेंगे क्रिएट अ कॉपी और फिर कहेंगे ओके। देखिए अभी हमारी फाइल जो खुली हुई है इसका एक नाम है, लेकिन जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं ये चीज, एक नई वर्कबुक खुल गई है ब्लैंक, फाइल का नाम बुक 1 है, यानी एक नई वर्कबुक खुली है और उसमें आपकी शीट की कॉपी आ गई। ये शीट यहाँ भी आ गई जो कि उस फाइल में भी थी। तो किसी भी वर्कबुक के अंदर बनी हुई शीट की कॉपी किसी भी नई वर्कबुक में लाई जा सकती है। देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा बीच में, ठीक है। ये तो आपने किया कि आपने एक वर्कशीट बना रखी थी किसी दूसरी फाइल में, उस शीट की कॉपी किसी नई फाइल में आपने की। अब इस फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं और इसे हम सेव भी नहीं कर रहे हैं, ये हम फाइल क्लोज कर रहे हैं, सेव पीछे बना, वापस अपनी वर्कबुक में आ गए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक वर्कबुक में काम किया हुआ है, वो वर्कबुक पहले से बनी है, कहीं आपके सिस्टम में ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब हम शीट 1 की कॉपी उस वर्कबुक में ले जाना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम यहाँ पे कॉपी करने की कमांड इशू करते हैं तो वो करेंट वर्कबुक में या नई वर्कबुक में तो ले जाता है, लेकिन उस फाइल का नाम यहाँ कहाँ से आए जो पहले से बनी हुई है। नई में नहीं ले जाना चाहते, पहले से बनी हुई फाइल में लाना चाहते हैं।
तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक में अगर आपको शीट को कॉपी करना है तो कुछ मत करिए, पहले वो वर्कबुक खोल लीजिए, जो भी फाइल है। मान लीजिए हमने कहा ये वाली फाइल है जिसमें हम कॉपी करना चाहते हैं, तो ये फाइल हमने खोल ली मतलब बैकग्राउंड में पड़ी रहेगी, रहेंगे तो हमें अपनी ही फाइल में रहना है, तो हम तो अपनी ही फाइल में वापस आ गए, लेकिन ये फाइल खुली हुई है। अब जब आप कहेंगे कि हमें कॉपी करना है शीट को, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी कहेंगे, और यहाँ पर जब कहेंगे टू बुक, तो देखिए यहाँ पर वो वाली फाइल भी दिखने लगेगी जो ओपन है। तो किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में आप वर्कशीट को कॉपी करना चाहते हैं तो पहले वो वर्कबुक आप खोल के रखिए और फिर कॉपी कमांड पे आइए, वर्कबुक का नाम सिलेक्ट कीजिए और ओके पे क्लिक करते ही देखिए अब उस वाली वर्कबुक में हमारी ये फाइल आ गई। शीट 1 लिखा और उसके आगे 2 लिख दिया गया है, क्यों? क्योंकि शीट 1 की ये दूसरी कॉपी है, हालांकि ये दूसरी वर्कबुक में है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर कॉपी करना है तो आपको क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करके रहना ही है। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन क्या होता है? इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन कहाँ है? इंसर्ट बटन ये जो सामने दिख रहा है, हाँ। तो ये इंसर्ट वर्कशीट के लिए होता है। नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है, रो कॉलम या सेल इंसर्ट करने हैं, उसके लिए होता है। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है वर्कशीट क्या इंसर्ट करना है। तो वैसे तो आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आपको वर्कशीट इंसर्ट करना है तो यही कमांड को सिलेक्ट रखना है, और वैसे भी ये सिलेक्टेड रहती है। आप ओके कर देंगे तो नई वर्कशीट आ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप शीट टैब्स का यूज करते हैं कितने काम के लिए। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन से, आप वैसे भी 1 बाय 1 भी मूव कर सकते हैं। इस फाइल को हम क्लोज कर दे रहे हैं, वापस अपनी फाइल में आ जा रहे हैं। शीट टैब को आप रीनेम करते हैं, शीट्स को कॉपी कर रहे हैं, शीट्स को आप मूव कर रहे हैं। मूव करते समय आपको बस क्रिएट अ कॉपी के चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, बस आप सीधे यहाँ से जिसको भी आपको मूव करना है राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी। कहाँ करना है? न्यू बुक में। अब यहाँ पर इस पर क्लिक ना करें और ओके कर दें तो एक नई वर्क बुक खुलेगी और उसमें आपकी ये शीट चली जाएगी। तो बस इतना ही फर्क होता है मूव में और कॉपी में। अब बात करते हैं हम अपनी अगली कमांड की। शीट्स को रीनेम किया, शीट्स के टैब को हमने मूव किया, कॉपी किया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शीट हमारे फाइल में, हमारे वर्कबुक में कोई ऐसी शीट भी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट कि हम उसे दूसरों को दिखाना ही नहीं चाहते। मतलब शीट बनी हुई है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा हमारी वर्कबुक खोले तो हम नहीं चाहते कि उसको ये वाली शीट दिखाई दे, इसका नाम शीट 2 है, ये शीट हम उसे नहीं दिखाना चाहते। तो जो चीज दूसरों को नहीं दिखानी है उसे छुपा लेंगे, और छुपाने के लिए क्या कहेंगे? राइट क्लिक और क्या कह देंगे? हाइड। ये देखिए हाइड का ऑप्शन है। यही ऑप्शन आपको क्या करना है मिलेगा, तो फॉर्मेट में आइए और यहाँ से भी कह सकते हैं हाइड एंड अनहाइड। अब क्या क्या चीज हाइड करनी है? रो हाइड करनी है तो रो हाइड की जा सकती है, कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, पूरी की पूरी वर्कशीट को हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हम शीट को हाइड करना चाहते हैं तो हम कह देंगे हाइड शीट। जैसे हम हाइड शीट कहेंगे देखिए अब पूरी की पूरी लिस्ट में आपको कहीं भी वो वाली वर्कशीट नहीं दिखाई देगी जो हमने हाइड की है, बाकी सब दिखेंगे और कहीं कुछ पता भी नहीं चल रहा है किसी को कि कोई शीट हाइड भी की गई है, क्योंकि इस तरीके का कोई स्क्रीन पे इंडिकेशन नहीं होता। शीट हाइड भी हो जाती है, तो आपको पता है आपने शीट हाइड की है तो भाई जाहिर सी बात है कि दूसरों को अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, दूसरे का भी वर्क एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि वो भी आपकी जितनी नॉलेज रखता है और वो पीछे ही पड़ गया कि आपकी कोई छुपी हुई वर्कशीट देख ले, तो उसके लिए वो भी ये काम कर सकता है। या आपको ही शीट आप हाइड तो कर चुके हैं, अब आपको उसे खोलना है, अनहाइड करना है, तो यहाँ से आप फिर से क्लिक करें, यहाँ पर आए और आपकी क्या कहेंगे? अनहाइड शीट। जैसे ही आप अनहाइड शीट पे आएंगे तो जितनी शीट्स हिडन है उनके नाम यहाँ दिख रहे होंगे। आप जो शीट को अनहाइड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल एक ही है, और ओके कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगी आपकी शीट और दिखने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई ब्लैंक न्यू वर्कबुक हम आपको खोल के दिखा रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 वर्कशीट्स ले ली। अगर हम किसी वर्कबुक की वर्कशीट्स को हाइड कर रहे हैं, जैसे हमने कहा शीट 4 से लेकर के शीट 2 तक सबको हाइड करिए, तो आप हाइड कर देंगे। अब आपने कहा कि लास्ट वर्कशीट बची है, इसे भी हाइड कर दो, तो राइट क्लिक करके अगर इसे भी हाइड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सारी की सारी वर्कशीट्स किसी भी वर्कबुक की हाइड नहीं हो सकती। कम से कम एक अनहिडन वर्कशीट होनी चाहिए, विजिबल वर्कशीट होनी चाहिए। किसी भी वर्कबुक में अगर आप लास्ट वर्कशीट को भी हाइड कर रहे होते हैं
तो बताता है कि वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट, मतलब कम से कम एक वर्कशीट तो विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए किसी भी वर्कबुक की। ना तो आप सारी वर्कशीट्स को हाइड कर सकते हैं और ना ही आप सारी की सारी वर्कशीट्स को इनकी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट भी नहीं की जा सकती सारी वर्कशीट्स। जैसे अभी हम देखिए यहाँ पर है, हमें अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करा हमने अनहाइड, और हम सिलेक्ट करके 1 बाय 1 सारी वर्कशीट्स को अनहाइड कर ले रहे हैं। ये हो गया। अब अगर आप ऐसे डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, है ना, इकट्ठी भी कर सकते थे। लेकिन जब आप लास्ट वाली वर्कशीट को डिलीट करने जाएंगे तो फिर सेम वार्निंग आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी वर्कबुक के अंदर ना तो सारी वर्कशीट्स को डिलीट किया जा सकता है, ना ही सारी वर्कशीट्स को हाइड किया जा सकता है। तो आपने देखा आपने क्या क्या किया, आपने अभी इंसर्ट की वर्कशीट, डिलीट की, रीनेम की, मूव या कॉपी की, व्यू कोड से अभी आपका कोई मतलब नहीं है। आप शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन हम आपको यहाँ से नहीं बताएंगे। शीट को प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है एक्चुअली वो हम आपको सही तरीके से बताएंगे। यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए वैसे आता क्या है, ये पूछता है कि आप किस पासवर्ड से शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने कोई भी पासवर्ड डाल दिया, फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या काम के लिए प्रोटेक्ट करना है। हमने कहा कोई भी कुछ ना कर सके हमारी वर्कशीट में, सिर्फ देख सके, पढ़ सके, लेकिन उसमें कोई चेंज ना कर सके। तो इतना करके हम शीट 2 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से कंफर्म कर रहे हैं पासवर्ड, ओके किया, और अब किसी दूसरी वर्कशीट पे हम आ गए। अब हम शीट 2 पे जाएंगे तो देखिए पढ़ी तो जा रही है, लेकिन जैसे ही हम लिखने के लिए कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही देखिए क्या बता रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। मतलब आप यहाँ पर लिख कुछ नहीं सकते, लिखते ही कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते ही एरर मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक कर दीजिए, अनप्रोटेक्शन करना है तो राइट क्लिक करिए, अब अनप्रोटेक्ट कीजिए और यहाँ से वही पासवर्ड दे दीजिए तो आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो आप जैसे चाहते हैं कि भाई आपके साथ कोई कलीग है जो आपका सिस्टम शेयर करता है, या हो सकता है शिफ्ट बाय शिफ्ट आप काम करते हो, मॉर्निंग में आप कर रहे हैं, इवनिंग में वो आपके सेम सिस्टम को देख रहा है, और आप नहीं चाहते कि आपकी शीट में कोई भी छेड़खानी हो। चलो ठीक है, इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं कि छुपाना है, लेकिन देखने पे देख तो ले, पर उसमें कोई अपडेशन ना कर सके, तो वो आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपका जो पासवर्ड है जब तक उसे नहीं पता चलेगा तब तक कोई भी आपकी शीट में अपडेशन नहीं किया जा सकता। तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टैब कलर है, हाइड है, अनहाइड है, सारी शीट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। जैसे अभी तो आपको पता है कि रैंडम के लिए कंट्रोल और कंटिन्यूअस के लिए शिफ्ट की आप प्रेस करते हैं और आप एक साथ बहुत सी शीट सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब हमें सारी ही सिलेक्ट करनी है तो एक बार में सबको सिलेक्ट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सिलेक्ट ऑल शीट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स होंगी, 10, 20, 50 जो भी होंगी, सारी की सारी एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगी। किसी भी एक शीट टैब पर पॉइंटर रख के आप जब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो शीट्स अनसिलेक्ट हो जाएंगी, अनग्रुप हो जाएंगी। तो ये शीट टैब्स का देखिए आपने सारा यूज देखा, ये सारी चीजें देखी। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल बार है ही है आपके राइट हैंड पर, यहाँ पर स्क्रॉल बार मिलती है। शीट इंसर्ट करने का देखिए एक बटन यहाँ पर भी मिलता है। शीट टैब के जस्ट आफ्टर you'll find a button that is used to insert new worksheet. इंसर्ट न्यू वर्कशीट के इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए करंट यहाँ पर आपको तुरंत वर्कशीट आ जाएगी ऐसे। तो न्यू वर्कशीट आप यहाँ से भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये सारे काम आपने वर्कशीट्स में देखे। अब जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजें और बता देते हैं, जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम, आपको सिलेक्ट करना है एंटायर रो, और आपको सिलेक्ट करनी है पूरी की पूरी वर्कशीट। तो क्या करेंगे, एक कॉलम एक बार में सिलेक्ट करना है, एक रो एक बार में सिलेक्ट करनी है, और एक शीट पूरी की पूरी एक बार में सिलेक्ट करनी है। तो देखिए रो सिलेक्ट करने के लिए आपको वैसे तो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। स्पेसिफिक सेल सिलेक्ट करनी है तब तो ड्रैगिंग ही है, लेकिन अभी रो सिलेक्ट करने जाए तो देखिए कितना टाइम लगने वाला है। अभी तो आप कहाँ पहुंचे, ये
अभी केवल आप 120, 40, 50, 60, 80, 200, 250 इतने ही कॉलम हुए, 16,000 कॉलम तक जाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा एक रो को सिलेक्ट करने में। ऐसी अगर कॉलम, मान लीजिए कॉलम बी कह दिया, पूरा सिलेक्ट कर दिया फर्स्ट रो से लेके नीचे तक, तो 10 लाख रो तक कौन जाएगा भैया, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। वैसे तो बहुत ही रेयरली रिक्वायर्ड है, लेकिन बैंक्स जैसी जगह पर जहां पर डेटाबेस बन रहा होता है वहां पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट करना पड़ जाता है, पूरी रो आपको सिलेक्ट करनी पड़ जाती है। तो अगर पूरा कॉलम एक बार में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक माउस क्लिक है और एक शॉर्टकट है। माउस क्लिक के लिए क्या करना है, पॉइंटर को उस कॉलम हेडिंग पे रखिए, जैसे बी कॉलम सिलेक्ट करना है तो पॉइंटर को बी हेडिंग पे रखिए ऐसे। जब भी पॉइंटर को हेडिंग पे रखते हैं एक नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ थिक एरो आपको दिखता है, सिर्फ इस पोजीशन में आके एक बार क्लिक कर दीजिए, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है B1 से लेकर के B1048576 तक, इतनी आसानी से। तो एक तरीका क्या था, आपने इसके लिए क्या किया, इसके लिए आपने यहाँ पर दो तरीके अपनाए। पहला आपने क्लिक किया, क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप उस कॉलम में रहें और प्रेस करें एक शॉर्टकट, दैट इज प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जिस भी कॉलम में है, जिसे सिलेक्ट करना है उस कॉलम में तो होंगे। ऐसे मान लीजिए हमने कहा भी बी कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, तो बी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ बी कॉलम में रहना है और कहीं भी रहे, यहाँ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करते ही पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है पूरी की पूरी, तो रो को सिलेक्ट करने के लिए भी आपका शॉर्टकट्स हैं आपके पास। पहला शॉर्टकट तो वही है कि आप क्या करेंगे, आप रो हेडिंग पे क्लिक कर दें, जिस रो को सिलेक्ट करना है, जैसे रो नंबर 2 सिलेक्ट करना है तो रो नंबर 2 पे आइए और ये देखिए सिलेक्शन हो गया। तो या तो आप रो हेडिंग पर क्लिक करिए, और जैसा कि हम हमेशा फोकस करते हैं शॉर्टकट्स पे, तो आप एक शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं उस रो में रहते हुए। आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। रो नंबर 2 में कहीं भी रहिए, रो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कहीं भी रहिए, बस शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करते ही देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो गई। A2 से A1 से लेकर के जो है आपका पूरा का पूरा 16,384 तक, पूरा XFD तक सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से एक बार में पूरी रो या पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है, तो देखिए शीट को सिलेक्ट करने के लिए जब एंटायर की बात आती है तो सबसे पहला जो शॉर्टकट हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि कंट्रोल प्लस A। वैसे तो ठीक है, कंट्रोल A गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी शीट में कुछ काम किया हुआ है, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, शायद हमने किसी शीट में कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ तो बनाया ही होगा, या हम एक वर्कबुक खोल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये एक वर्कबुक बनी हुई है, इसमें कुछ काम हमने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है, ये डेटा बना हुआ है सपोज हमारा, ठीक। अब अगर आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस A प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये उतना ही डेटा सिलेक्ट करता है। जैसे ये टेबल है, भी कंट्रोल A करेंगे तो देखिए कंट्रोल A करने पर ये एनवायरमेंट लेता है एक्सेल, तो जो टेबल आपको मिल रही है उस टेबल को सिलेक्ट करा। पर आप तो पूरी शीट को सिलेक्ट करना चाहते थे, तो इसके लिए या तो 2 बार कंट्रोल A प्रेस करें, माने पहले कंट्रोल A करें तो वो पहला एनवायरमेंट लेगा, फिर कंट्रोल A करें तो पूरी शीट सिलेक्ट करेगा। पर जाहिर सी बात है हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम एक बार में ही पूरी शीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, जब भी पूरी शीट आपको सिलेक्ट करनी है तो दो तरीके हैं यहाँ पर भी। एक तरीका तो ये है, क्लिक ऑन intersection of row and column heading। दो कॉलम हेडिंग पर या तो उनके इंटरसेक्शन पे क्लिक करें, और या फिर दूसरा है प्रेस कंट्रोल प्लस A ट्वाइस, 2 बार।
इसीलिए हम 2 बार काम नहीं करेंगे। रो कॉलम हेडिंग के इंटरसेक्शन कहाँ है? ये है, ये रो कॉलम हेडिंग दिख रही है, इसका इंटरसेक्शन बटन ये है। आप इस पर बस क्लिक करें, पूरी शीट एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल A 2 बार नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप क्या प्रेस करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ये हमने पूरी शीट के एनवायरनमेंट को समझा, उसके लेआउट को समझा और सिलेक्शन टेक्निक्स हमने एक्सेल की देखी कि क्या क्या चीजें कैसे सिलेक्ट हो सकती हैं, शीट टैब पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें हमारी हो गई हैं। कल हम आपको डाटा बनाना सिखाएंगे और अपना नया टैब स्टार्ट करेंगे। मगर कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी क्योंकि कल ईद है, तो हमारी जो क्लास होगी अब वो परसों होगी, कल नहीं होगी। सो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। और बाकी बाहर तो कोई जाना नहीं है, सब घर ही में रहने, तो प्लीज मैम, थैंक यू। और जो है आप लोग इतनी चीज प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए जो जो चीजें बताई हैं इसका वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को कॉपी में नोट करिए कि क्या क्या बताया गया है, और फिर जो है आप लोग प्लीज उसको रिवाइज करके देखिए। और अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, जो कि आप लोग प्लीज देखिए, तो कमेंट दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा, मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ कुछ आप लोगों का फीडबैक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके इंस्पिरेशन से हम कुछ और नया अच्छा पढ़ाने लगेंगे, वो तो हम वैसे भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी हो जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत भी थोड़ा सफल हो रही है। तो यूट्यूब पे जाके जरूर वीडियो को रिवाइज कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। Yeah. ओके।